हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YS स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि दो मार्क्स में पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन किया गया है। यह सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तथा इनमें 2015 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी इंक्लूड हैं। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम्स? भाषाई खेलों के बारे में आप क्या जानते हो? इसका उत्तर है, इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग और जॉयफुल वेज। भाषाई खेलों का मतलब होता है किसी भी भाषा को खेल खेल में सीखना। इसमें यही बताया गया है, इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग, खेल द्वारा सीखना, और जॉयफुल वेज, आनंदपूर्ण तरीके से सीखना। भाषाई खेलों का मतलब होता है इट मीन्स, इसका मतलब होता है लर्निंग थ्रू प्लेइंग, खेल खेल में सीखना, और जॉयफुल वेज, आनंदपूर्ण तरीके से सीखना। DLED 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग? लिसनिंग का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, नंबर 1 पॉइंट है, द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। जो लिसनर होता है वह पहचान सकता है इंग्लिश स्पीच की ध्वनियों को। ही कैन अंडरस्टैंड, वह समझ सकता है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अर्थ को, सेंटेंस पैटर्न को, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, टाइम कम होने की वजह से हम आपको इसे बहुत ही कम समय में तथा अच्छीपूर्ण तरीके से याद कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स? डाइट, शर्ट, CC, NCF। दोस्तों, जो डाइट की फुल फॉर्म होती है वह होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। शर्ट की जो फुल फॉर्म होती है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CC की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन। और जो NCF की फुल फॉर्म होती है वह होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किमिंग गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। स्किम का क्या महत्व है? दोस्तों, पहली बात तो आती है स्किमिंग होती क्या है। स्कीमिंग होती क्या है? स्कीमिंग इज रीडिंग। स्कीमिंग एक तरह की रीडिंग होती है बट एट वंस फास्टेड स्पीड, लेकिन बहुत ही फास्ट तरीके से, फास्ट गति से। इट इज़ यूज्ड, यह उपयोग की जाती है और ऑब्टेनिंग प्राप्त की जाती है मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल में से बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को प्राप्त करने में यह उपयोग की जाती है। स्कीमिंग इज जनरली डन, स्कीमिंग की जाती है व्हेन, जब, कब की जाती है? जब ऑब्टेनिंग मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल, जब बहुत सारे मटेरियल में से बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना प्राप्त करनी होती है। दोस्तों, इसमें जो हमने स्कैन किया है इसका आधा आंसर रह गया है। आधा आंसर आपको आपकी सीरीज़ में मिल जाएगा। यदि यह 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको इतना ही लिखना है। यदि यह 3 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछा जाता है, यदि 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको करीब 8 लाइन लिखनी है क्योंकि 80 वर्ड्स में मांगा जाता है। यदि 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लेटर। एक लेटर के विभिन्न हिस्सों के नाम लिखिए। पहला है एड्रेस एंड डेट, दूसरा है सैल्यूटेशन, तीसरा है बॉडी, चौथा है सब्सक्रिप्शन, और 5वां है सिग्नेचर। दोस्तों, जब आप लेटर लिखते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। अभिवादन जैसे आप लिखते हो ना सर, हिंदी में लिखते हो महोदय, तो वही होता है अभिवादन। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर होता है बीच में, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बॉडी कहते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन होता है जिससे आप लिखते हो ना थैंक यू या भवदीय, आप फिर आपका नाम लिख देते हो, वो सब्सक्रिप्शन। देन उसके बाद सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरऑल प्रोफिशिएंसी? ओवरऑल प्रोफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी का अर्थात, या यूँ कहें किसी भी भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं, LSRW। सबसे पहले किसी भी बच्चे को लिसनिंग कराई जाती है, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग।
तो यही इसमें बताया गया है। ओवरऑल प्रोफेंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 बेसिक स्किल्स। ओवरऑल प्रोफेंसी का जो मतलब होता है वह सभी 4 बेसिक जो स्किल्स हैं उनके विकास से है। और जो 4 बेसिक स्किल कौन सी हैं? LSRW। व्हाट इज दिस सेंटेंस? वाक्य किसे कहते हैं? दोस्तों आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं 2 या 2 से शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो। यही इसका उत्तर है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को, हैविंग सम मीनिंग एंड सेंस, जो कुछ अर्थ रखता हो, कुछ मतलब रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन एन एक्टिविटी ऑन ए राइम फॉर क्लास 5th। दोस्तों हम आपको इस क्वेश्चन को कई बार बता चुके हैं। यदि आपसे कोई भी एक्टिविटी पूछी जाती है तो आपको लिखनी क्या है? राइम लिखनी है। राइम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे यही याद करो। राइम में आपको और बताता हूँ इजी। जैसे आप लिख सकते हो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप एबव द वर्ड सो आई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये बहुत सिंपल सी राइम है जिससे आप बचपन से सीखते आ रहे हैं या बचपन में आपने कई बार इसे बोला होगा। और बताता हूँ जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइज नो पापा ओपन योर माउथ हा हा। दोस्तों इस प्रकार की अनेक राइम्स हैं जो कि वेरी वेरी सिंपल है, आप उन्हें याद कर सकते हैं। क्योंकि एक बार 2018 में या 2016 में इस प्रकार की 4 राइम्स पूछी गई थी और आपका जो क्वेश्चन था वह 6 मार्क्स का था, तो आप समझ सकते हैं। और जो एक राइम तो दोस्तों अनेक बार पूछ ली गई है। आपसे क्वेश्चन देगा डिजाइन एंड एक्टिविटी ऑन ए राइम फॉर क्लास 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, देयर इज नो इफेक्ट। आपको एक राइम लिख देनी है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ NPE। NPE की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश स्टार्ट इन राजस्थान। राजस्थान में जो अंग्रेजी का जो शिक्षण होता है वह कब से प्रारंभ हो जाता है? फ्रॉम विच क्लास, कौन सी क्लास से टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का शिक्षण है स्टार्ट शुरू हो जाता है इन राजस्थान। राजस्थान में 1st क्लास से शुरू हो जाता है। आप लिखोगे फ्रॉम द 1st क्लास। दोस्तों आपको वहाँ आंसर कैसे लिखना है? आपको लिखना है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का शिक्षण स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 1st क्लास इन राजस्थान। इस प्रकार से आप उत्तर लिखोगे, क्योंकि आपको 2 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप करीब 2.5 से 3 लाइन भरकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान ऑन कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पर राजस्थान में अंग्रेजी की जो शिक्षण की स्थिति क्या है? इंग्लिश इज कंपलसरी इन 1st ईयर। कॉलेज लेवल में राजस्थान में इंग्लिश को कंपलसरी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ELT। ELT से तुम क्या समझते हो? ELT का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का स्वरूप क्या है? दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं और आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जिससे आप देख सकते हो हम आपको 2-3 सेंटेंस बता देते हैं। इंग्लिश इज ए मोर एडवांस एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इंग्लिश है जो बहुत ही एडवांस और प्रगतिशील भाषा है। इट हैज़ इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यह अपना पास्ट रखती है, प्रेजेंट रखती है और भविष्य भी रखती है। इट हैज़ यह रखती है इट्स ओवन प्रोविनेंस, अपनी ध्वनियाँ रखती है। मोर पोएम्स एंड सिंटैक्स, अपने सिंटैक्स रखती है। इट इज़ ए डायनेमिक लैंग्वेज, यह एक डायनेमिक लैंग्वेज है। नियरली हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक एंड अंडरस्टैंड इट। आधे जो संसार की आधे से ज़्यादा जनसंख्या है वह इसे बोलती है और समझती है। दोस्तों आपको ज़रूरी नहीं है इस लैंग्वेज को लिखो, आप अपनी तरफ से छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर भी आप इसे लिख सकते हो आपकी नज़र में। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो स्वरूप है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। NCF 2005, NPE 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और अगला है एजुकेशन कमीशन 1964-66। आप नीचे भी देख सकते हैं वही क्वेश्चन है नीचे ऊपर वाला। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो NPE 1968 वाली पूछ ली गई है और 1986 वाली पूछ ली गई है। तो आप इस प्रश्न को बहुत डिटेल में याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको इनके करीब 6 लाइन तो याद करके ही जानी है, क्योंकि आप देख लेना जब आपका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको यह कन्फर्म मिलेगा। हो सकता है यह पूरा नहीं आए, NCF 2005 पूछा जा सकता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलो हम पढ़कर दिखा देते हैं आपको। एजुकेशन कमीशन 1964-66, इट इज़ आल्सो नोन एज द कोठारी कमीशन, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज अपॉइंटेड टू गिव सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए सुझाव देने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। द कमीशन रिकमेंडेड, जो एक आयोग है रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, दैट इंग्लिश शुड कंटिन्यू, इंग्लिश जारी रहनी चाहिए, टू बी प्रोमोटेड राइट, प्रोमोटेड अधिकार के लिए, फ्रॉम द स्कूल स्टेज, जो स्कूल की अवस्था से। इट आल्सो रिकमेंडेड, यह रिकमेंडेड करता है 3 लैंग्वेज फार्मूला, यह जो 3 भाषाई त्रिस्तरीय फार्मूला है उसको भी रिकमेंडेड करता है। दोस्तों टाइम की कमी होने की वजह से हम आपको इसको सबरा नहीं बता सकते, आप इसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स स्पीच साउंड कैन बी क्लासिफाइड, इन हाउ मेनी पार्ट्स, कितने हिस्सों में स्पीच साउंड जो ध्वनियाँ हैं कैन बी क्लासिफाइड, वर्गीकृत की गई हैं। स्पीच साउंड आर क्लासिफाइड, जो स्पीच ध्वनियाँ हैं आर क्लासिफाइड, वर्गीकृत की गई हैं इनटू वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, स्वर ध्वनियों में एंड व्यंजन ध्वनियों में। यदि आपसे पूछा जाए इन हाउ मेनी पार्ट्स स्पीच साउंड कैन बी क्लासिफाइड, 2 टाइप्स में क्लासिफाइड की गई हैं, वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कनेक्टर, कनेक्टर क्या होता है। एक कनेक्टर जॉइंट्स टू नाउन्स एंड क्लॉज इन ए सेंटेंस, दोस्तों ये जॉइंट्स नहीं है, यहाँ जॉइंट्स है। एक कनेक्टर जॉइंट्स टू नाउन्स एंड क्लॉज इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में 2 नाउन को और क्लॉज को ये जॉइंट्स करता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म होती है उसकी क्या विशेषता है। दोस्तों जो प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म होती है वह अपने साथ नाउन लेती है, यही इसमें बताया गया है। इट टेक ए नाउन विद इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, दोस्तों दिस और दैट में क्या अंतर है। दोस्तों आपको बता दें दिस होता है वह नज़दीक की वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है, और जो दैट होता है वह दूर की वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। जिससे आप कहते हैं दिस इज ए टेबल, यह टेबल है, तो अर्थात वह टेबल आपके नज़दीक है। दिस इज यूज्ड फॉर नियरर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट, दिस इज यूज्ड, दिस उपयोग किया जाता है फॉर नियरर ऑब्जेक्ट, नज़दीक की वस्तुओं के लिए, एंड दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं के लिए दैट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों में क्या अंतर है। वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, दोस्तों वोवल साउंड किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों आप हिंदी में तो सब बता दोगे कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलने पर जो वायु मार्ग है उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, वह स्वर ध्वनियाँ होती हैं, और ऐसी ध्वनियाँ जिनके बोलने पर वायु मार्ग में रुकावट आती है वे व्यंजन ध्वनियाँ होती है। लेकिन इंग्लिश में इसका उत्तर कैसे देंगे, तो देखो आप, अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरसन वोवल साउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरसन के अनुसार वोवल जो दुनिया है कैन बी डिफाइन की गई है एज अंडर, जैसे वोवल्स आर द वॉइस साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयर पैसेज, वोवल्स आर द वॉइस साउंड, जो स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ विच, जिसके उत्पादन में देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयर पैसेज, वायु मार्ग में कोई भी बाधा नहीं होती। यदि आपसे व्यंजन ध्वनि पूछी जा रही है तो आपको अगली डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। ध्यान रखोगे आप, कॉन्सोनेंट्स आर द वॉइस साउंड, व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ विच, जिसके उत्पादन में देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयर पैसेज, जिसके वायु मार्ग में रुकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। दोस्तों सकर्मक क्रिया आप सभी जानते होंगे जिसके साथ कर्म रहता है, और अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं रहता। सी रीड्स ए बुक, वह पढ़ती है एक किताब, तो दोस्तों जिसमें ये बुक है वह कर्म है, ऑब्जेक्ट है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के खेलते हैं क्रिकेट, जिसमें क्रिकेट है या ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर 2 एग्जाम्पल है वह ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के हैं, और नीचे जो एग्जाम्पल है बर्ड फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं।
दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें उनका जो अर्थ होता है वह अधूरा रहता है, जैसे रिवर्स फ्लोज, नदियाँ बहती हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, इससे ऐसा इसमें कुछ नहीं बताया गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव इन द फॉलोइंग लाइन्स। आई वॉक टू द पार्क टुडे, मैं घूमने गया, टू द पार्क टुडे। दोस्तों इसमें द पार्क है वह ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई, मैं घूमने गया। दोस्तों आप ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगा सकते हो, आप क्वेश्चन करके पता लगा सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। यदि आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे पता करें कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं, अर्थात कर्म है या नहीं, आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आई वॉल्क्ड, मैं घूमने गया, टू द पार्क, कहाँ घूमने गया, पार्क के लिए, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट है। इसका उत्तर होगा ट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों इसमें इसका जो उत्तर है वह गलत दिया गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब। यह इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। द सिंगर सिंग, जो सिंगर है वह गाता है, ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से, यस्टरडे, बीते हुए, सिंगर ने गाया, ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से, यस्टरडे, सिंगर ने गाया, क्या गाया, गाना गाया, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं दिया गया। इसमें बस दिया गया द सिंगर सिंग, सिंगर ने गाया था, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट, भवन को बनाया गया, इन ए रिकॉर्ड टाइम, एक रिकॉर्ड समय में, तो इसमें किस, द बिल्डिंग वॉज बिल्ट, बिल्डिंग बनाई गई इन ए रिकॉर्ड टाइम, जिसमें ए रिकॉर्ड टाइम है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। द एथलीट क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड, जो एथलीट है उन्होंने रचना की है ये न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार की, ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस में एक नए संसार रिकॉर्ड की, अर्थात संसारिक रिकॉर्ड की उन्होंने रचना की है। तो क्रिएटेड, रचना की है, किसकी रचना की है, ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो यह इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो बेसिक स्किल है उनके नाम लिखो। वेरी इजी क्वेश्चन, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड वी अप्लाई यूज लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग को हम कहाँ उपयोग करते हैं, इन प्राइमरी क्लास, क्योंकि प्राइमरी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए लाउड स्पीकिंग का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग का क्या उपयोग है, यूजफुल और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यह मस्तिष्क को एकांत करने में उपयोगी है। दोस्तों कंसंट्रेशन का मतलब होता है अपने ध्यान को किसी एक जगह पर लगाना, तो यूजफुल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। सेलेक्ट 4 राइम्स सॉन्ग्स फॉर प्राइमरी क्लास एंड राइट, 2018-2016 में 6 मार्क्स का पूछा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जाने से पहले 4 राइम्स याद करके जानी है। यदि राइम्स में बता देता हूँ आपको, सिंपल सिंपल कौन कौन सी याद कर सकते हो, ट्विंकल ट्विंकल, जॉनी जॉनी, एक है आई कैन सी लेफ्ट, आई कैन सी राइट, हाउ टू यू, हाउ टू यू, और नेक्स्ट है मम्मी डैडी आई लव यू, कम टू मी व्हेन आई कॉल यू, गिव मी ए किस व्हेन आई कॉल यू, मम्मी डैडी आई लव यू, खत्म। दोस्तों सिंपल सिंपल सी 4 राइम्स से आप इनको याद कर सकते हो। यदि किसी के पास ये राइम्स नहीं है, आपको यह राइम्स बुक में मिल जाएंगे। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम पर इनको सेंड कर देंगे या व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। दोस्तों टाइम की कमी होने की वजह से हम आपको अब ओनली क्वेश्चनों को बताएंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, आप आसानी से यहाँ से याद कर सकते हो। मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द चाइल्ड माइंड्स, जो मातृभाषा होती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होती है, टू डेवलप, विकास करने में, द चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के मस्तिष्क को विकास करने में जो मातृभाषा होती है वह उपयोगी होती है। एज, जैसे मदर्स मिल्क, जो माँ का दूध होता है, टू डेवलप, विकसित करता है, द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के शरीर को, बाय द मीडियम ऑफ मदर टंग, मातृभाषा के माध्यम से, द चाइल्ड एक्सप्रेस, अभिव्यक्त कर सकता है, ऑल हिज फीलिंग्स, अपनी सभी भावनाओं को, एंड डिजायर्स, इच्छाओं को, एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं को भी समझ सकता है। इफ सफिशिएंट अटेंशन, यदि पर्याप्त ध्यान इज पेड, दिया जाता है, टू द टीचिंग ऑफ मदर टंग, मातृभाषा के शिक्षण पर, एंड इफ इट इज वेल टॉट, तो अच्छी प्रकार से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स प्लान्स आर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स प्लान, या यूँ कहें हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स। जो शिक्षण के जो प्लान है दोस्तों, टीचिंग प्लान और एक होता है टीचिंग एड्स प्लान। टीचिंग प्लान जो शिक्षण योजना है और टीचिंग एड्स प्लान शिक्षण सामग्री योजना होती है वो। तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स आर, टीचिंग प्लान्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एनुअल, यूनिट एंड डेली प्लान। व्हाट इज द बेस ऑफ डेली लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान का आधार क्या होता है, हर्बर्ट 5 स्टेप्स। दोस्तों ये हर्बर्ट हैं, एक शिक्षाविद हैं जिन्होंने 5 स्टेप का अपना एक डेली लेसन प्लान का एक सिद्धांत दिया था, उससे हम आगे बता देंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान, वो होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। कैसे होता है आपको बता देते हैं दोस्तों, यह देखिए, एक्सप्लेन द हर्बर्ट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, शिक्षण योजना की हर्बर्ट की पंचविधि स्पष्ट कीजिए। इन्होंने 5 जो अपनी थ्योरी में 5 स्टेप बताए हैं किसी भी शिक्षण योजना को सीखने के लिए, जिसमें नंबर 1 है एम्स, नंबर 2 है इंट्रोडक्शन, नंबर 3 है प्रेजेंटेशन, नंबर 4 है रेकापिटुलेशन और नंबर 5 है होमवर्क। तो इसमें यही पूछा गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान, आप देख सकते हो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान, आप देख सकते हो 5वां होमवर्क। राइट द 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री के 3 टाइप्स, ऑडियो विजुअल। और ऊपर हमने एक क्वेश्चन बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स, टीचिंग प्लान 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एनुअल, वार्षिक, यूनिट एंड डेली लेसन प्लान। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए राइट द 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री के 3 प्रकार, ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो जो आवाज़ वाली होती है, विजुअल जो जिसको हम देख भी सकते हैं सुन सकते हैं। यहाँ ऑडियो का मतलब ओनली सुनने से है, यहाँ विजुअल देखने और सुनने दोनों देखने से है, और यहाँ ऑडियो विजुअल का मतलब है जिसे हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हर्बर्ट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड ए लेसन प्लान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड ए लेसन प्लान, इकाई योजना एवं पाठ योजना के मध्य अंतर। दोस्तों इकाई योजना और पाठ योजना तो वह होती है जैसे सिंगल पीरियड की जो योजना होती है, एक टीचर तैयार करके लाता है कि मुझे सिंगल पीरियड में ये पढ़ाना है, तो वह होती है आपकी लेसन प्लान। और यूनिट प्लान होती है जैसे कि आपकी कोई एक यूनिट है ज्योमेट्री, तो उसमें त्रिभुज भी होगा, आयत भी होगा, सर्किल भी होगा एंड डिफरेंस तरह की आकृति होंगी, तो वह यूनिट प्लान होता है। इसमें डिफरेंस पूछा गया है आपको, आप देख सकते हैं। ये यूनिट प्लान इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ लेसन प्लान, एक यूनिट प्लान होती है उसमें सम्मिलित होता है ए नंबर ऑफ लेसन प्लान, बहुत सारे लेसन प्लान। जैसे आप देख सकते हो, जैसे आपका टॉपिक है ज्योमेट्री का, तो वह ज्योमेट्री का करीब आपके 30 क्लास में ख़त्म होगा, तो यही इसका मतलब है ए यूनिट प्लान इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ लेसन प्लान। और लेसन प्लान में क्या होता है, ये लेसन प्लान इज ए प्लान फॉर ए सिंगल टीचिंग पीरियड ओनली, ये लेसन प्लान होता है केवल सिंगल टीचिंग पीरियड ओनली, एकल शिक्षण अवधि के लिए वह एकल पाठ योजना होती है। नेक्स्ट है ए यूनिट प्लान इंक्लूड्स डिफरेंट टीचिंग आइटम्स, और ए लेसन प्लान इज ए मोर डिटेल्ड प्लान देन ए यूनिट प्लान। नेक्स्ट है ए यूनिट प्लान टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, और इसमें है ए लेसन प्लान कंसंट्रेट्स ओनली 1/2 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको इनकी हिंदी बता देते हैं। ये यूनिट प्लान इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ लेसन प्लान, ये एक जो यूनिट प्लान होती है वह उसमें एक से ज़्यादा लेसन प्लान होते हैं। ये यूनिट प्लान इंक्लूड्स डिफरेंट टीचिंग आइटम्स एंड एस्पेक्ट, एक यूनिट प्लान में सम्मिलित होता है विभिन्न तरह की जो शिक्षण विधि होती हैं। ये यूनिट प्लान टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, एक यूनिट प्लान भाषा के सभी पहलुओं के, भाषा शिक्षण अधिगम के सभी पहलुओं को लेती है। अब इसका देख लेते हैं। ये लेसन प्लान इज ए प्लान, एक जो लेसन प्लान होता है वह एक योजना है फॉर ए सिंगल टीचिंग पीरियड ओनली, एक सिंगल टीचिंग पीरियड की। ये लेसन प्लान इज ए मोर डिटेल्ड प्लान, एक लेसन प्लान होता है वह
बहुत ही ज़्यादा विस्तृत प्लान होता है देन ये यूनिट प्लान, एक यूनिट प्लान की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेसन प्लान कंसंट्रेट्स, एक लेसन प्लान ध्यान को एकत्रित करता है ओनली ऑन 1/2 आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, भाषा शिक्षण अधिगम के एक या दो पहलुओं को वह केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, इट प्रोवाइड्स ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यह एक संचय रिकॉर्ड प्रदान करता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, दोस्तों पोर्टफोलियो यह सीसीई की टूल्स एंड टेक्निक के अंतर पोर्टफोलियो चेकलिस्ट, आपको विभिन्न तरह की ऐसी वर्ड देखने को मिलेंगे, आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, इट प्रोवाइड्स ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। व्हाट इज सीसी, सीसी का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन। दोस्तों हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक और बात, हमने आपको जो 3-3 मार्क्स और 6-6 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी एक सीरीज उपलब्ध कराई है, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो में दे देंगे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें, क्योंकि जो आपका एग्जाम है कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द आएगा। अर्थात आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे तथा आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।